हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट सेमेस्टर चैनल पर, जहां हम लोग बात कर रहे होते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के ऊपर। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर में जो आपके मैथमेटिक्स में पार्ट भी है मैथमेटिकल मेथड, उसका यूनिट फर्स्ट जो आपके पास गिवन है, जो कि यूनिट मैथमेटिकल मेथड का यूनिट फर्स्ट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के ऊपर है। यानी कि दो वेरिएबल में आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और बाकी सब चीज़ें हमें चेक करना है। तो उसी टर्म पर हम बात करेंगे। यानी कि इस प्लेलिस्ट में जो है आपको फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के सारे लेक्चर्स आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ। आप लोग वन वेरिएबल वाला केस तो पढ़े लिए होंगे। यानी कि आप अगर हम बात करें तो फंक्शन कुछ इस प्रकार से होता था, y इक्वल आपके पास एफ एक्स होता था, कुछ इस प्रकार से फंक्शन होता था। तो यहाँ पर जो y होता था वह हम क्या कहते थे, वह हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता था। या फिर पहले और बातें और क्या क्या आप समझ चुके हैं, आप इस प्रकार से भी समझ चुके हैं कि एक हमारे पास कोई फंक्शन होता था, वह रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन होता था। ठीक है, कुछ अगर और आगे हम बात करें जो कि आपको पहले जानते होंगे, वो यह है, हम एरो डायग्राम के बारे में थोड़ा सा पढ़े होंगे। एरो डायग्राम हमारे पास कुछ इस प्रकार से होता था। हमारे टीचर कहते थे यहाँ एफ आपके पास कोई एक फंक्शन है, फिर यहाँ पर हमारे जो भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, डोमेन में जो भी एलिमेंट होंगे उसका हमें यहाँ पर कहीं इमेज मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा होगा, इमेज मिल रहा होगा। तो ये सब कंडीशन, यानी कि यहाँ से जो आप मैप कराएंगे यह इसका क्या हो रहा होगा, यह इमेज हो रहा होगा। ठीक है, एक्स ये होगा और हमारे पास एफ एक्स कुछ इस प्रकार से आ रहा होगा। यहाँ पर ये हमारी चीज़ें डोमेन में आती थी। ठीक है, ये हमारे पास को डोमेन। ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन हम कर रहे हैं, रियल नंबर हम ले रहे हैं, यानी डोमेन में हम रियल नंबर ले रहे हैं और उसका जो रेंज आ रहा है, जो कोडोमेन आ रहा है, वह भी रियल नंबर आ रहा है। फिर हमने ये देखा था y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स जो हमारे पास एक फंक्शन था, वह सिंगल वेरिएबल का एक फंक्शन था। ठीक है, सिंगल वेरिएबल किस प्रकार से हम कह रहे हैं, तो आप बात समझिए। जो हमारे पास y है, अगर हम बात करें y की, y इक्वल जो हमने एफ एक्स लिया है, तो इसमें जो y है वह हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता था। यानी कि यह क्या होता था, डिपेंडेंट वेरिएबल, DEPENDENT, डिपेंडेंट वेरिएबल। वही जब हम बात करें x जो होता था वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है सर, ये कैसे डिपेंडेंट होता था और कैसे इंडिपेंडेंट हो रहा है, तो आप यहाँ पर देखिए डिफरेंट x की वैल्यू के x की वैल्यू अगर कुछ भी आप डिफरेंट x की वैल्यू रखे तो आपके पास y डिफरेंट प्राप्त हो रहा होगा। यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं कि जो y है वह डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ x पर। ठीक है, y हमारा डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ x पर, इसलिए y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ पर हम बात करें जो आपके पास x है वो तो आप चूज कर रहे हैं डिफरेंट। ठीक है, तो हमारे पास इंडिपेंडेंट है, यानी कि y हमारा डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ x पे। ठीक है, x की डिफरेंट वैल्यू पर हमें y डिफरेंट प्राप्त होगा, y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और fx जो होगा हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा होगा। तो यहाँ से हमें यह सीख मिली, हमें यहाँ से क्या पता चला कि यह सब हमारे पास वन सिंगल वेरिएबल का कंसेप्ट है। सिंगल वेरिएबल यानी कि हम कह सकते हैं वन वेरिएबल। ठीक है, ये सब जो कंसेप्ट है हमारे पास वो वन वेरिएबल का है। ठीक है, ये सब हमारे पास जो केस है वह वन वेरिएबल का केस है। ये हमारे पास जो केस है ये वन वेरिएबल का केस है। ठीक है, ये सब हम वन वेरिएबल यानी कि वन वेरिएबल। वेर जब हम बात करें डबल वेरिएबल या फिर टू वेरिएबल का, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से सिस्टम देखने को मिल रहा होगा। जो हमारे पास एफ होगा वह कुछ जो हमारे पास वाई होगा वह फंक्शन ऑफ x एंड y होगा। यहाँ पर आप देखिए दो वेरिएबल आपके पास दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फंक्शन होगा और x y यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल हो रहे होंगे। यहाँ पर आप कह सकते हैं क्या, जो z है आपके पास वो आपके पास क्या है, डिपेंडेंट है। यहाँ पर जो आपको z मिलेगा वह डिपेंडेंट मिलेगा, DE, और यहाँ पर x y है जो आपके पास वह इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या देखना, सिंगल वेरिएबल का कंसेप्ट आपने बहुत पहले से पढ़ रखा है। डबल वेरिएबल का कंसेप्ट या फिर टू वेरिएबल का कंसेप्ट हम लोग इस लेक्चर में या फिर आज से शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास z इक्वल टू हो रहा होगा एफ एक्स वाई। जैसा कि हम सब बातें यहाँ पर कर रहे होते हैं, यानी कि डोमेन और कोडोमेन, जैसा कि रेंज और डोमेन कोडोमेन या फिर फंक्शन आर टू आर वाई इक्वल टू एफ एक्स, सिमिलर सारे कंसेप्ट यहाँ पर भी आपको टू वेरिएबल वाले टर्म भी देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से अपना लेक्चर को। तो कह रहा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, यानी कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल किस प्रकार से हो रहा होगा उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर एक बार देखेंगे। तो हम कहेंगे हमारे पास एक फंक्शन होगा आर रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, से रियल नंबर तक इज डिफाइंड एज, इज DEFINED, डिफाइंड एज हमारे पास क्या हो रहा होगा z इक्वल टू f(x, y), कुछ इस प्रकार से हो रहा होगा। एक फंक्शन होगा रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट विद रियल नंबर, ठीक है, जो यहाँ पर कोडोमेन भी हमारा रियल नंबर आ रहा होगा, इज डिफाइंड एज हमारे पास z इक्वल टू f(x, y), ठीक है। इसको आपने अभी तक नहीं समझा कि सर यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट आप क्यों लिख दे रहे हैं, r क्रॉस r, यानी कि रियल नंबर क्यों लिख दे रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर ज्ञान थोड़ी सी अगर आप बात समझ पाते होंगे तो मैं यहाँ पर ना समझाते हुए कहीं और समझा दूँ क्या, या फिर आइए यहीं पर बात करते हैं। हम लोग क्या बात किए हुए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास किस प्रकार से होता है, ठीक है। आप अगर बात करें a क्रॉस b जो होता है वो हमारे पास किस प्रकार से डिफाइंड होता है, तो हम कहते हैं सर x, y और x बिलोंग्स टू यहाँ पर a एंड y बिलोंग्स टू हमारे पास b, कुछ इस प्रकार से हो रहा होता है हमारे पास, कुछ इस प्रकार से हमारे पास गेम हो रहा होता है। यानी कि जब हम a क्रॉस b यानी कि a कार्टेशियन प्रोडक्ट विद b करते हैं तो हमारे पास ऑर्डर पेयर x एंड y का मिल रहा होता है, जहां पर x हमारे पास a से हो रहा होता है और b हमारे पास x बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू हमारे पास y बिलोंग्स टू हमारे पास b हो रहा होता है। आप क्या समझे कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे होते हैं तो जितने भी हमें सबसेट मिलते हैं, यानी कि उसमें ऑर्डर पेयर मिलते हैं, x जो कि हमारे पास पहले एलिमेंट पहले सेट से यानी कि a से, और y हमारे पास b से बिलोंग कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें r क्रॉस r, तो इसमें हमारे पास किस प्रकार के प्रोडक्ट मिल रहे होंगे, आइए देखिए। यहाँ पर जो हमारे पास x होगा वह x, y इस प्रकार से होगा सच दैट x बिलोंग्स टू एक रियल नंबर और y बिलोंग्स टू हमारे पास एक रियल नंबर हो रहा होगा, ठीक है। इस बात को समझिए, यानी कि r क्रॉस r कहने का मतलब है हमें ऑर्डर पेयर मिल रहा होगा इस कंडीशन में। यहाँ पर देखिए r क्रॉस r यानी कि r कार्टेशियन प्रोडक्ट, r कहने का मतलब है यहाँ पर जो डोमेन में हमारा होगा वह ऑर्डर पेयर में हो रहा होगा, ठीक है। रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर हमने जब किया था हमें ऑर्डर पेयर मिल रहा होगा, जहाँ पर x जो होगा वह बिलोंग कर रहा होगा रियल नंबर से और y भी हमारे पास बिलोंग कर रहा होगा रियल नंबर से। मोटा मोटी तौर पर आप इस बात को समझिए कि रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर कार्टेशियन प्रोडक्ट रियल नंबर, तो हमें ऑर्डर पेयर ही बात करना है यहाँ पर, यानी कि डोमेन में आपके पास ऑर्डर पेयर हो रहा होगा और कोडोमेन में आपके पास रियल नंबर हो रहा होगा। एक और बात आपने पढ़ी होगी, एक और बात आपने बहुत पहले पढ़ी होगी कि जब हम कहते थे कि फंक्शन सच दैट डिफाइंड अपना रियल नंबर से रियल नंबर पर, रियल नंबर से रियल नंबर पर एक फंक्शन हम लेते थे, तो हम कहते थे कि जब हमारे पास रेंज जो होता है, यानी कि इसका रेंज, अरे रेंज क्या है, तो कोडोमेन का, तो रेंज जो होता है अगर यह रियल होता है, अगर ये रियल आता है तो हम कहते हैं कि यह फंक्शन हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। तो आप यहाँ से क्या समझे कि जब हमारे पास मैं कोई फंक्शन लेते थे जो कि r से r तक डिफाइंड होता था, तो उसका रेंज अगर हमारे पास रियल आता था तो हम कहते थे रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। इतनी बातें हम लोग प्रीवियस में पढ़े होते थे कि कोई भी फंक्शन होता था r से r अगर डिफाइंड है तो अगर उसका रेंज रियल आ रहा है, मतलब चलिए अगर रेंज रियल आ रहा होता तो हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास भी जो रेंज होगा, जो कोडोमेन होगा, वह तो आपके पास क्या आ रहा होगा, रियल आ रहा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह एक रियल वैल्यूड फंक्शन के ऊपर बात कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। ये रियल वैल्यूड फंक्शन के ऊपर भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो आई थिंक आपको फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल को समझने में थोड़ी हेल्प हुई होगी। एक फंक्शन होता है r क्रॉस r से r पर इज डिफाइंड एट y z इक्वल टू f(x, y), वहाँ पर वन वेरिएबल में के केस में y इक्वल टू हम लोग f(x) लिख देते थे, लेकिन यहाँ पर टू वेरिएबल का केस होगा तो f(x, y) हो रहा होगा और z हम लोग एक डिपेंडेंट वेरिएबल से इसे प्रदर्शित कर रहे होंगे। अब हम लोग अगर बात करें इसकी एग्जाम्पल, सर हम क्या टू वेरिएबल का फंक्शन हम किस प्रकार देख रहे होंगे, तो आइए हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, एग्जाम्पल ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन अगर हम बात करें तो पहला एग्जाम्पल आपको कुछ इस प्रकार से, सॉरी
यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। कोई भी फंक्शन ले लीजिए एफ एक्स वाई का, कोई भी फंक्शन आप बना सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए 2 वेरिएबल का फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। आप एग्जाम्पल 2 कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा आप कर सकते हैं। अंडर रूट एक्स वाई, आप चाहें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 कुछ भी कर लें। आप चाहें तो इस प्रकार से भी आपके पास 2 वेरिएबल का एक फंक्शन बन सकता है। क्या हम करें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, ये भी आपके पास 2 वेरिएबल का फंक्शन हो गया। आप चाहें तो आपके पास कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई वाई, इसको आप लोग यू से डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। तो यह सब आपके पास 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल है, ठीक है। फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल है, ये सब आपको बुक में गिवन होगा। इसका हम लोग कंटिन्यूटी लिमिट वगैरह सारी बातें यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अब हमें आगे बात करना चाहिए लिमिट पर, ठीक है। लिमिट पर हमें बात करना चाहिए, आइए। अच्छा, लिमिट से बात करने से पहले हमें एक छोटी सी कंसेप्ट होती है नेबरहुड के बारे में, ठीक है। नेबरहुड के बारे में, तो नेबरहुड क्या होता है, आपका कोई नेबरहुड कहे तो आपके नेबरहुड कहने का मतलब क्या हुआ, आपके अड़ोसी पड़ोसी, ठीक है। आपके अड़ोसी पड़ोसी आपके क्या होते हैं, नेबरहुड होते हैं, यानी कि नजदीक जो आपके पास रहते हैं वो आपके नेबरहुड होते हैं। तो अगर हम बात करें स्क्वायर नेबरहुड के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर नेबरहुड के बारे में बात करें तो अगर यहाँ पर हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, एक कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें, मान लेते हैं यहाँ पॉइंट हमारे पास a, b है, ये हमारे पास स्क्वायर है और ये हमारे पास एक्सिस है, या y एक्सिस ले लिए, या हमारे पास x एक्सिस ले लिए, इसे हम लोग क्या ले लिए, x एक्सिस। तो इस पॉइंट ए बी का हमारे ऊपर नेबरहुड हमारे पास लिखने के लिए कहते तो हम क्या लिखेंगे, तो इसके आसपास वाला, भाई इसके आसपास वाला, कितने आसपास वाले, तो सारे आसपास वाले जितने भी हमें स्क्वायर के अंदर जितने भी टर्म मिलेंगे वो सब इसका नेबरहुड हो रहे होंगे, ठीक है। सारे टर्म हमारे पास नेबरहुड हो रहे होंगे। कहने का मतलब है अगर एक पॉइंट का हमें नेबरहुड लिखना है तो नेबरहुड के आसपास वाले हमें लिखना होगा, ठीक है। तो अगर इसी प्रकार से हमें बात करने को मिल जाए सर्कुलर नेबरहुड के बारे में, ठीक है, इस बात को भी समझिए, सर्कुलर नेबरहुड। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने देखा है स्क्वायर वाला, उसी प्रकार सर्कुलर देखिए। अगर हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है, तो इस सर्किल में भी कोई पॉइंट हम लोग सेंटर पे मान लेते हैं a, b, ठीक है, और इधर कहीं हम पॉइंट मान लेते हैं x, छोड़ो a, b, और हम कहें इस पॉइंट का नेबरहुड हमारे पास क्या होगा, तो इस पॉइंट का नेबरहुड होगा जो इसके आसपास होगा, जो इसके आसपास होगा, यानी कि यहाँ पर सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे सब इसके नेबरहुड हो रहे होंगे। तो सर्किल के अंदर सारे पॉइंट नेबरहुड हो रहे होंगे, लेकिन जो सरकमफ्रेंस पे हुआ इसका नेबरहुड नहीं होगा। बात समझिए यहाँ पर। तो नेबरहुड को हम लोग डिफाइन करते हैं एन से, यानी कि कैपिटल एन लिखते हैं, और किसका नेबरहुड, तो सर पॉइंट ए और बी का नेबरहुड, तो इसे हम लोग लिखते हैं a, b का नेबरहुड। तो a, b का नेबरहुड हमारे पास डिफाइंड होता है कुछ इस प्रकार से, अंडर रूट x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन r। आप बात को समझिए हमने क्या लिखा हुआ है। यह सर्किल का मान लीजिए हमने रेडियस r होगा और यहाँ पर मान लीजिए हमारे पॉइंट कोई x y हो रहा होगा। तो हमने क्या आपसे कहा कि a, इस पॉइंट जो सेंटर पे ए बी है, इसका नेबरहुड अगर हमें लिखना है, इसका नेबरहुड अगर हमें बताना है, तो सर्किल के अंदर जितने भी टर्म होंगे हम सब कहेंगे यह इसका नेबरहुड है, ठीक है। या फिर हम कहते थे इस पॉइंट के अगल बगल जितने भी टर्म है हमारे पास नेबरहुड है, ठीक है। तो इस पॉइंट के अगल बगल तो भाई पूरा सर्किल है, लेकिन हमें क्या कहना है, हमें कहना है कि जो ए बी और एक्स वाई हमने सरकमफ्रेंस पे लिया हुआ है, इसका डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। तो इसका डिस्टेंस निकालेंगे अगर हम लोग, यानी कि रेडियस r अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला होगा कुछ इस प्रकार से, लेकिन जो नेबरहुड होगा वह सरकमफ्रेंस पे नहीं होगा। इस बात को आपको समझना है, वह सरकमफ्रेंस के अंदर होगा, ठीक है, अपने परिधि पर नहीं हो रहा होगा, यानी कि बाउंड्री पर नहीं हो रहा होगा नेबरहुड बाउंड्री के अंदर हो रहा होगा। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, लेस देन r लिखा हुआ। आप बात को समझिए एक बार और हम लोग इस बात को क्लियर करते हैं थोड़ा बड़े अक्षरों में, कि नेबरहुड अगर हमें लिखना होगा किसी पॉइंट a, b का, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि यहाँ पर हम बनाएंगे अंडर रूट x स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर लेस देन r। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि नेबरहुड होगा इस जो रेडियस r है,
ये तो हमारे पास पूरा आर मिला, लेकिन आर नहीं लेना है, इससे छोटा हमें बात करना है, यानी कि इससे छोटे जो भी रेडियस मिलेगी हमें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसके छोटे से रेडियस मिल रही होगी, ये सब हमारे इसके अंदर जितना भी लेस देन, हमने एग्जैक्टली नहीं कहा कि आर हमारा वैल्यू क्या है, बस बड़े वाला आर से छोटा हम लोग लेंगे तो वह सब हमारे पास नेबरहुड बन रहा होगा। सिमिलरली इसी प्रकार से हमें बात जो करना होगा, ठीक है। सिमिलरली हम बात करें अगर, तो इधर आपके पास स्क्वायर नेबरहुड दिया हुआ है, स्क्वायर नेबरहुड, तो स्क्वायर नेबरहुड में आपके पास कुछ इस प्रकार से टर्म दिया हुआ, तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को, इस पॉइंट ए बी का जो नेबरहुड हो रहा होगा वह इस स्क्वायर के अंदर हो रहा होगा, ठीक है, स्क्वायर पर नहीं हो रहा होगा, बाउंड्री पर हमारे पास चीजें नेबरहुड नहीं होती हैं। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर रहे होंगे कि हमारे पास जो x, y जो कि बाउंड्री पर पॉइंट है, यानी कि हम इस प्रकार से बात करें अगर n a, b इक्वल, तो हमें सारे x, y मिल रहे होंगे सच दैट कि जो मॉडुलस ऑफ x माइनस a है वह लेस देन डेल्टा आ जाए और मॉडुलस ऑफ y माइनस b है वह लेस देन डेल्टा आ जाए, ठीक है। यानी कि इसके कहने का तात्पर्य यह हुआ कि बाउंड्री पर हम चीजें हैं, बाउंड्री के अंदर जितने भी टर्म होंगे वह सब हमारे पास क्या नेबरहुड मिल रहे होंगे ए बी पॉइंट का, ठीक है। इतनी बातें आई थिंक आपने समझा। अब हम सिंपली अपने लिमिट के डिफिनेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे। लिमिट की डिफिनेशन, अच्छा उससे पहले हम एक बात बता देना चाहते हैं कि इसके बाद जो भी लेक्चर आ रही होगी वो आपके एप्लीकेशन पर आ रही होगी, यानी कि हमारा एप्लीकेशन क्या है भाई, तो हमारा एप्लीकेशन है टारगेट गुरुकुल का एप्लीकेशन है। उसमें आपको जाना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, फिर आपको टारगेट गुरुकुल पर इनरोल हो जाना है। इनरोल होने के बाद आपको यहाँ पर सारथी बैच देखने को मिल रहा होगा, तो सारथी बैच में जाइएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इसका प्राइस क्या है, तो इसका प्राइस है आपको 599, यानी कि आपके पास प्राइस है 599। यहाँ पर आपको इसकी प्राइस बताई जाती है 599 इसका प्राइस है। और एक छोटी सी ये है कि जो भी बच्चे अगर सेकेंड सेमेस्टर के भी बैच यहाँ से परचेज किए होते हैं उनके लिए 10% का ऑफ मिलता है, आपको 10% का ऑफ मिलता है। आपको कोड यूज करना है गुरुकुल 10, ठीक है, 10% का ऑफ मिल जाएगा जो कि बच्चे यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर में एनरोल हुए थे। फिर आपको यहाँ पर पढ़ाई की जाएगी, तो आपको फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, जूलॉजी, बॉटनी और मैथ्स पढ़ाया जाएगा। ये पांचों सब्जेक्ट आपको यहाँ पर एसेस मिल जाएगा। फीचर क्या रहता है, आपको थियरी क्लासेस दी जाती है, यहाँ पर आपको क्लास नोट्स PDF वगैरह दिया जाता है, इंपॉर्टेंट MCQ भी बताया जाता है, शॉर्ट नोट्स भी बताया जाता है, पर्सनल मेंटरशिप भी आपको यहाँ पर दिया जाता है। साथ ही साथ आपको क्या दिया जाता है, तो साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स, जिसको मैं यहाँ पर कलर में बना लेता हूँ ग्रीन, हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हैंड रिटन नोट्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप सभी इस फीचर के लिए आप जाएं, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, 599 का प्राइस है, आप उसको खरीद लें बैच को, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं हम लोग। तो हमारे पास आता है एक टर्म, हमारे पास आता है टर्म लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की अगर हम बात करें तो यानी कि टू वेरिएबल का जो फंक्शन हो रहा होगा उस पर लिमिट हमारे पास किस प्रकार से डिफाइंड हो रहा होगा। तो यहाँ पर कहा गया है लिमिट f(x,y) बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। लिमिट f(x,y) हमारे पास एक फंक्शन है दो वेरिएबल का, देन ए नंबर यल, तब हमारे पास एक नंबर जो यल होगा जो बिलोंग कर रहा होगा रियल नंबर से, यानी कि यल जो हमारे पास रियल नंबर होगा, इज कॉल्ड लिमिट ऑफ फंक्शन। वह लिमिट ऑफ फंक्शन कहा जाएगा ऑफ ए पॉइंट ए बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव डेल्टा सच दैट हमारे पास लिमिट f(x,y) का है, लिमिट f(x,y) माइनस एल का मॉडुलस लेस देन हमारे पास एप्सिलॉन आ जाए, या फिर हम कहें तो 0 लेस देन 0 ग्रेटर देन मॉडुलस आपके पास x माइनस ए लेस देन डेल्टा, ठीक है, x माइनस ए आपके पास 0 और डेल्टा के बीच में आ जाए। ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया होगा, आप बस ये बात समझने का प्रयास कीजिए कि जो भी f(x,y) आपके पास फंक्शन गिवन होगा उसमें से आपको लिमिट को माइनस करना है, ठीक है। जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसमें माइनस करना, हमारे पास जो कि गिवन लिमिट होगा उसको लेस देन हमें एप्सिलॉन इसको दिखा देना है। तो हमारे पास क्या होगा कि लिमिट हमारे पास मिल रहा होगा। इसे हम लोग डेल्टा एप्सिलॉन मेथड यानी कि एप्सिलॉन डेल्टा मेथड भी कहते हैं, ठीक है। सर हमें दिख नहीं रहा है, तो आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। आइए
इसको हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा मेथड भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा मेथड, ठीक है, या फिर एप्सिलॉन डेल्टा लिमिट, ठीक है। हमें क्या करना होगा, फंक्शन में से लिमिट को माइनस करना होगा, मॉड्यूलस लगाना होगा और इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखाना होगा, तो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कि यल जो हमारे पास वह लिमिट है। अब इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, हालांकि आपके एग्जामिनेशन में जो होगा वह इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है पूछ भी देता है कि लिमिट आप फाइंड कीजिए यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा मेथड। तो उसके लिए हम लोग यह दो क्वेश्चन यहाँ पर लगभग प्रैक्टिस कर लेंगे, तो दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सफिशियंट होगा, क्योंकि इस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है और हम प्रयास करेंगे उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें जो कि आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस में आया हुआ है। इसे एप्सिलॉन डेल्टा मेथड कहते हैं। बाकी हम दूसरे जो इसके बाद जो हमारे लेक्चर आने वाला है उसमें हम बात करेंगे पाथ, किस प्रकार से हम लोग पाथ के थ्रू हम पता कर लेंगे कि इसका लिमिट क्या होगा क्या नहीं होगा, लिमिट सही होगा कि गलत होगा। तो ये तो काफ़ी कम यूज होने वाला है, हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़े, लेकिन समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो इस लिमिट से हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है आपके पास, इस टर्म को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो लिमिट जो हमने मॉडुलस लिया है x माइनस ए लेस देन डेल्टा दिखाना रहेगा और y माइनस बी आपके पास लेस देन डेल्टा यहाँ पर बात हमारी करना होगा। बाकी हमारे पास लिमिट, यानी कि हमारे काम में चीज़ ये दोनों काफ़ी ज़्यादा यूज होगा इस टर्म को प्रूफ करने के लिए। तो आइए हम एक क्वेश्चन लेकर इसे करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कुछ इस प्रकार से, कह रहा बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक प्रूव दैट द लिमिट दिस, लिमिट इसका हमारे पास इक्वल 7। यह आगरा में आया हुआ, बुंदेलखंड में आया है, कानपुर, पूर्वांचल और डीडीयू में आया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे कुछ इस प्रकार से। आपके पास लिमिट है, वो गिवन है आपके पास, लिमिट क्या गिवन है, लिमिट x, y जो है यह क्या दिया हुआ है आपके पास, लिमिट 1 2 3x + 2y = 7, ठीक है। ये टर्म हमारे पास गिवन है, इसको आपको प्रूफ करना है, इसका लिमिट हमारे पास 7 होगा, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन में इसको लिमिट दिखाना, इसका लिमिट 7 होगा। तो आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं, x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 + 3, आपके पास 7 तो आ ही जा रहा है। तो इसको एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से हमें इसे क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसे सॉल्व करना होगा किस प्रकार से, आइए प्रूफ कर रहे हैं ना हम लोग। We have to show that for given epsilon greater than 0, there exists delta such that, हमारे पास मॉडुलस लेते थे, fx हमारे पास होता था fxy माइनस जो लिमिट हमारे पास 7 लेस देन एप्सिलॉन, और फिर यहाँ पर x माइनस ए की जगह हमारे पास क्या गिवन है 1 लेस देन डेल्टा, x माइनस 2 वह लेस देन हमारे पास डेल्टा। अब बात को समझिए, इसके लिमिट को दिखाने के लिए हमें क्या करना, वी हैव टू शो दैट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट, जो हमारे पास फंक्शन 2 वेरिएबल का गिवन है उसमें से लिमिट क्यों, यानी कि 7 को माइनस कर देंगे तो वह लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। और फिर यहाँ पर हमें x मॉडुलस ऑफ x माइनस ए, x माइनस 1 क्या है हमारे पास, तो लिमिट है, ठीक है। और x माइनस 2 हमारे पास क्या है, तो y का लिमिट है और लिया लेस देन डेल्टा हो गया। यानी कि इस टर्म को हम दिखाएंगे तो हम कह देंगे क्या, इसका लिमिट जो है वो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ रहा होगा, यानी कि ये सब हमें इसका लिमिट हम दिखा पा रहे होंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे बता देना चाहता हूँ, आपसे छोटी सी एक बात अगर बता दूँ कि आपको दिखाना क्या पड़ेगा, x माइनस 1। तो x माइनस 1 का मतलब क्या हुआ भाई, अगर आपके पास कहीं x माइनस 1 लिखा है, x माइनस 1 मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है, मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है x माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर दे तो हमारे पास मॉडुलस हट सकता है, तो स्क्वायर कर दे, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो दोनों साइड स्क्वायर किए हैं तो हम x माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, इसके अंडर रूट लगा दिए। अब अगर आप बात देखें तो क्या यह जो टर्म होगा वह लेस देन इक्वल नहीं होगा इस टर्म के, x माइनस
1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 1 में प्लस x माइनस 2 हमने ऐड कर दिया है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक बात बता रहा हूँ, जो कि हर एक क्वेश्चन में आपको यही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। हम क्या कहें कि आपको ये टर्म तो लाना ही है, मॉडुलस x माइनस 1, तो मॉडुलस x माइनस 1 को क्या हम दोनों तरफ स्क्वायर करके नहीं लिख सकते? दोनों तरफ स्क्वायर करके लिख दिए, यहाँ के स्क्वायर को हटा कर यहाँ पर अंडर रूट हमने लगा दिया और कहा कि यह जो टर्म होगा या फिर मॉडुलस x माइनस 1 होगा वह लेस देन इक्वल होगा दिस टर्म, क्योंकि हमने इस टर्म में क्या किया हुआ है, कुछ ऐड कर दिया हुआ। तो जब यह टर्म ऐड हो जाएगा तो यह टर्म हमारे पास बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप इस बात को समझे होंगे। तो इस बात को अगर आप समझे होंगे तो इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। उसका फार्मूला भी मैं यहाँ पर चाहूँ तो लिख सकता हूँ। इसका फार्मूला मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर आसमानी कलर से। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, किस कलर से लिखें? चलिए, कहने का मतलब यह है कि जो आपके पास मॉडुलस x माइनस ए था उसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, अंडर रूट x माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसे हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट, इसे लिख सकते हैं x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कुछ इस प्रकार से गेम कर सकते हैं, x माइनस 2 का x माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और x माइनस बी के लिए भी ऐसे ही कंडीशन हम लोग बना सकते हैं। मॉडुलस x माइनस बी जहाँ भी हमें दिख सकता है उसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर कर दिया हमने x माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल, इसे हम लोग, यह हमारे पास लेस देन होगा ना, ये कंडीशन लिया क्योंकि हमने यहाँ पर x माइनस ए और यहाँ पर स्क्वायर प्लस x माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर x माइनस बी स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, इसलिए जो टर्म होगा यह छोटा हो जाएगा इस टर्म से। तो जब भी हम यह टर्म मॉडुलस x माइनस बी कर रहे होंगे तो मॉडुलस x माइनस बी की जगह हम लोग इनइक्वालिटी लगाकर ये टर्म हम लोग लिख सकते हैं। इसका टर्म हर एक क्वेश्चन में हो रहा होगा, इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान से देखनी चाहिए। तो आइए हम लोग फंक्शन अपना लिखते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है? हमारे पास फंक्शन जो है वह गिवन है इस प्रकार से, इस प्रकार से हमारे पास फंक्शन गिवन है, उसको हम लोग कुछ लिखे थे इस प्रकार से कि 3x प्लस 2y माइनस 7। ठीक है, इसी को हमें शो करना है, इसी टर्म को हमें शो करना है। इस टर्म को हम लोग कुछ इस प्रकार से भी चाहे तो इवेलुएट कर सकते हैं। इस फॉर्म को हम लोग, इस 7 को देखिए क्या लिख सकते हैं, तो 7 को लिख सकते हैं 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 लिख सकते हैं क्या सर? 3 प्लस 4 आप क्यों लिखेंगे? आइए इसको लिखते हैं हम लोग 3x माइनस 3 प्लस 2y माइनस 4 इसका मॉडुलस। हमने 7 को -3 और -4 के रूप में कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा x माइनस 1, ये टर्म हमें मिल रहा होगा। और x माइनस 1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प लगाकर इनइक्वालिटी के अंदर ला सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से किया। यानी कि इस टर्म को हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो मॉडुलस है, यहाँ से 3 बाहर निकाल दीजिए, x माइनस 1, या फिर आइए हमने एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ी थी? एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ी थी। किस प्रकार से होता था कि मॉडुलस अगर आपके पास z, मॉडुलस आपके पास z प्लस z होता था, तो यहाँ पर हम लोग कहते थे कि यह टर्म लेस देन इक्वल हो जाता था z प्लस मॉडुलस z। तो इसी टर्म का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर मॉडुलस जो है उसको तोड़ रहे हैं हम लोग, तो यह टर्म हमारे पास क्या होगा, यह लेस देन इक्वल हो जाएगा ना, यानी कि दिस टर्म इस प्रकार से कुछ आएगा। यहाँ से 3 बाहर निकाल दिया हमने, यहाँ पर होगा x माइनस 1, और फिर यहाँ पर हमने 2 बाहर निकाल दिया, इसका मॉडुलस रखा हमने y माइनस 2। अब आप देखिए x माइनस 1 के लिए हम लोग ये टर्म हम यूज कर लेंगे, यानी कि आइए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर ये सकते हैं कि जो अपना x माइनस 1 है मॉडुलस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, और ये टर्म हमेशा हमारा लेस देन इक्वल हो जाएगा दिस टर्म x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमने यहाँ पर ये इस टर्म में कुछ ऐड कर दिया, तो ये टर्म हमारा बड़ा हो गया और ये टर्म छोटा हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि मॉडुलस x माइनस 1 होगा वह लेस देन दिस टर्म होगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मॉडुलस हमारे पास x माइनस 2 होगा, आप लोग कर लीजिएगा, वह लेस देन होगा
दिस टर्म के x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां तक आपने देखा, ठीक है। यहां से अगर हम बात करें तो इसे हम लोग चाहे तो इरेज कर दे क्या, या फिर इसे ब्रैकेट में कर दें, छोड़ो आओ कलर को चेंज करके हम लोग लिखते हैं। डार्क ग्रीन करते हैं। यहां से हम लोग इस टर्म को लिख सकते हैं, दिस टर्म इज लेस देन इक्वल हो जाएगा। x माइनस 1 को हम लोग दिस टर्म लिख सकते हैं भाई, x माइनस 1 को जो है हम लोग ये टर्म लिख सकते हैं, यानी कि यह 3 और यहाँ पर अंडर रूट के साइन लगा दिया हमने लिखा क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिखा। हमारे पास तो ये ऑप्शन भी है उपलब्ध। प्लस का साइन लगाया, 2 यहाँ पर लिखा और y माइनस 2 यानी कि मॉडुलस y माइनस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस टर्म। तो हम लोग लिखे यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आपको तो क्या दिख रहा है, दिस टर्म और दिस टर्म सेम, यानी कि ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि लेस देन इक्वल 5, यहाँ पर लेस देन नहीं, यहाँ पर इक्वल लगेगा ना, यानी कि दिस टर्म, इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 5 अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इस टर्म को हम लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ तक खींच कर ले आए हैं। अब हमें क्या पता है कि x माइनस 1 जो है उससे तो हमने यहाँ पर डेल्टा लेट किया हुआ है, और यहाँ पर x माइनस 2 है उसे हमने यहाँ पर डेल्टा लेट किया हुआ है। तो इस x माइनस 1 के होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा स्क्वायर, और x माइनस 2 के स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा स्क्वायर। यानी कि यह टर्म हमारे पास इक्वल आएगा 5 अंडर रूट डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से हो रहा होगा, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, लेकिन मैं इसे समझाने का प्रयास करूंगा। यह 5 अंडर रूट डेल्टा स्क्वायर प्लस यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर हो रहा होगा। इसी टर्म को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यह जो टर्म हमारे पास होगा वो 5 अंडर रूट 2 डेल्टा स्क्वायर हो रहा होगा। 5 अंडर रूट 2 डेल्टा स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास चीज़ें बनकर आ चुकी हैं। अब आपको यहाँ पर इसे क्या टर्म लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग थोड़ा सा और मूव कर लें। इसे हम लोग लिख सकते हैं, ये टर्म हमारे पास 5 रूट 2 को रूट 2 लिख दिया और डेल्टा स्क्वायर को यहाँ पर बाहर निकाल कर डेल्टा लिख दिया। यानी कि ये जो टर्म थी हमारे पास वह लेस देन इक्वल दिस टर्म आ जाए। यहाँ पर कई जगह हमने लेस देन लिखा और कई जगह इक्वल लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, तो आप बात समझिए। हमने इस टर्म को ये टर्म तोड़कर लिख दिया, लेकिन यह जो टर्म होगा वह लेस देन दिस टर्म होगा। अब इसी टर्म पर हम बात कर रहे हैं, यानी कि इसी टर्म पर अब हम बात कर रहे हैं। तो इस टर्म को हमने यहाँ पर दिस टर्म, यहाँ पर इक्वल होगा ना, यहाँ पर लेस देन नहीं होगा, यहाँ पर इक्वल, यानी कि यहाँ पर एक बार लेस देन लिख दिया, यहाँ पर जो टर्म हमने लिखा हुआ है इक्वल डाल के इधर लिखना था। ठीक है, तो यह सब चलते जा रहा है, यानी कि ये जो टर्म लिखना था इक्वल डाल के यहाँ लिखना था, ये इक्वल का टर्म सीधे लिखना था, और ये सारे इक्वल का टर्म एक बार हमने यहाँ पर लेस इनइक्वालिटी का यूज किया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं कि यह जो पूरा टर्म है हमारे पास, ये जो पूरा टर्म था वह लेस देन, क्योंकि यहाँ पर लेस देन है और ये सब उसके बराबर में चलता हुआ चला जा रहा है, तो इस टर्म को लेस देन लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2 और डेल्टा के लेस देन लिख सकते हैं। यानी कि एक प्लेस पर हमने यहाँ पर ऐड किया, हमारे पास क्या गिवन था, तो हमारे पास गिवन था अंडर रूट एफएक्स, सॉरी मॉडुलस में था ना, मॉडुलस था हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 7, 3x प्लस 2y माइनस 7, ये मॉडुलस। इसको हमने क्या दिखा दिया कि यह लेस देन इक्वल हमारे पास क्या है, तो 5 अंडर रूट 2 और डेल्टा के। आप चाहे तो लेस देन सिर्फ ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इप्सिलॉन काफ़ी छोटा होने वाला है। अब हम लोग चूज कर लें, चूज डेल्टा को अगर हम लोग इप्सिलॉन बाई 5 अंडर रूट 2 चूज कर लेते हैं, तो हमारे पास चीज़ें क्या बनकर आती है, उस टर्म को हम लोग देखेंगे। इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 7 मॉडुलस 5 अंडर रूट 2 डेल्टा की जगह हम लोग पुट करते हैं जो हमने चूज किया है, यानी कि एप्सिलॉन अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 डेल्टा।
ठीक है, यहाँ से हमारे पास चीज़ें आ गया 3x + 2y - 7 लेस देन एप्सिलॉन, ये क्योंकि ये टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा नहीं रहना चाहिए ना। तो यहाँ से हमारे पास चीज़ें प्रूफ हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास चीज़ें क्या हो गई कि यह इसका लिमिट है। आपको चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, लेकिन एक बार थोड़ा सा और मैं प्रयास करता हूँ। कह रहा है कि आपको दिखाना है कि लिमिट इसका 7 है। आप यहाँ पर देखिए x = 1 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, y = 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा, 3 4 आपके पास 7 हो जाएगा। इसे डेल्टा एप्सिलॉन मेथड से हम लोग शो करने के लिए वी हैव टू शो दैट द फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा सच दैट जो भी हमें फंक्शन गिवन है उसमें जो उसका लिमिट गिवन है घटा देंगे तो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, यानी कि पूरा टर्म हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। साथ ही में मॉडुलस ऑफ x - a आपके पास लेस देन डेल्टा, मॉडुलस ऑफ x - 2 आपके पास लेस देन डेल्टा होना चाहिए। तो इसके प्रूफ में हमने क्या लिखा हुआ है, हमने फंक्शन को लिया, उसमें लिमिट को माइनस कर दिया। अब हमने यह जो 7 था लिमिट उसको ऐसा तोड़ा कि हमें x - 1 भी मिल जाए और x - 2 भी मिल जाए। तो 7 को हमने 3 और 4 के रूप में तोड़ा। तो 7 को 3 और 4 के रूप में तोड़ा तो हम लोग क्या जानते हैं, 3 को कॉमन ले लेंगे और x - 1 और y - 2 हम लोग कर लेंगे। लेकिन मॉडुलस का एक प्रॉपर्टी होता है, मॉडुलस ऑफ z + z क्या होता है आपके पास, z1 + z2 कर लीजिए, आपने पढ़ा होगा z1 + z2। मॉडुलस यह लेस देन हो जाता है और z1 + z2 हो जाता है मॉडुलस का। इस टर्म का हमने यूज किया। फिर हमने जो टर्म यहाँ पर सीखी थी इसका, यानी कि x - a का मतलब क्या होगा, इसको हम लोग किस प्रकार से लेस देन के रूप में, इनइक्वालिटी के रूप में लिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी लग चुका है। तो x - 1 के इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखेंगे। तो x - 1 को हम लोग कुछ ये टर्म लिख सकते हैं, x - 2 को हम लोग कुछ ये टर्म लिख सकते हैं। फिर हम इसी इनइक्वालिटी में यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पर एक बार लेस लगा दिए तो बार बार लेस नहीं लगाना है, क्योंकि बार बार जब आप लेस लगाएंगे तो वह इसके यानी कि इससे भी छोटा वो टर्म होता चला जाएगा। ठीक है, जो कि हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है कि ये जो टर्म हमने लिखा है इसके बराबर में, ये इस फंक्शन के यहाँ जो हमने fx - 7 लिखा है, ये इससे तो ये सारी टर्म छोटी हैं, ये सारी टर्म छोटी हैं। ठीक है, एक ही बार इनइक्वालिटी लगाने से हमने सिर्फ x - 1 का वैल्यू पुट किया है, x - 2 का वैल्यू पुट किया और सीधे हमने क्या लिख दिया, दिस ये टर्म हमारे पास रिड्यूस होकर 5√2 और डेल्टा आ गया। तो ये टर्म रिड्यूस होकर आया है इतना, लेकिन हमें क्या था, ये लेस देन हमारे पास दिस टर्म था, दिस टर्म हमारे पास दिस टर्म था। तो हमने क्या किया, ये टर्म हमारे पास लेस देन जितना आ गया। हमने डेल्टा को चूज किया कुछ इस प्रकार से, एप्सिलॉन 5√2 कि यह जो 5√2 है वो कट जाए और यहाँ पर सिर्फ एप्सिलॉन बचे। तो आपके पास ये सब चीज़ें यहाँ पर आ गया, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जब बढ़ते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है, यानी कि यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 0 0 पुट करेंगे तो 0 आपके पास लिमिट होगा, लेकिन इसे एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से आपको बताना है। तो हम किस प्रकार से बताएंगे, तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वी हैव टू शो फॉर एवरी यानी कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट, हमें डेल्टा किस प्रकार से मिल रहा होगा कि f(x, y) - l लेस देन एप्सिलॉन और मॉडुलस ऑफ x - a लेस देन डेल्टा और मॉडुलस ऑफ x - b लेस देन डेल्टा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि ये टर्म हमें दिखाना है, लेकिन कैसे दिखाना है, तो आइए सबसे पहले हम लोग मॉडुलस लगाते हैं। जो आपके फंक्शन गिवन है x + y, इसमें से जो लिमिट है यानी कि 0, इसको माइनस किया। अब इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं ये आप बताएंगे हमें। जो x + y - 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं x + y का मॉडुलस हमने लगा दिया। अब देखिए जब मॉडुलस हम तोड़ते हैं तो हम इसे ये लेस देन इक्वल हो जाता है मॉडुलस ऑफ x और मॉडुलस ऑफ प्लस मॉडुलस ऑफ y। ठीक है, इस प्रकार से कुछ। अब मॉडुलस ऑफ x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर देखा हुआ है x - a को हमने किस प्रकार से देखा है, तो भाई जो अपना x - a है वो कुछ इस प्रकार से होता था, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो x - 0, ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा होगा, यहाँ पर हम कर रहे हैं तो x - 0 जो होगा इसका मॉडुलस जो होगा वह x
का स्क्वायर आ रहा होगा, दोनों टाइप हमने स्क्वायर कर दिया है इस प्रकार से, और ये हमेशा लेस देन इक्वल आएगा दिस टर्म एक्स स्क्वायर एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से आ रहा होगा, यहाँ पर जीरो लगा दी। तो यानी कि ये एक्स का मॉड होगा, यानी कि मॉडुलस ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ रहा होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी टर्म को आपको ध्यान देना था, तो वही टर्म हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो मॉडुलस ऑफ एक्स जो होगा वह लेस देन इक्वल होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ वाई जो होगा वह लेस देन इक्वल होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कंसेप्ट हमारे पास वहीं से आया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मॉडुलस ऑफ एक्स की जगह और मॉडुलस ऑफ वाई की जगह हम लोग यह टर्म यहाँ पर पुट अप कर रहे होंगे। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का हमने यहाँ पर यूज कर लिया। अब इसी टर्म में हम देखिए, ये तो अपना हो गया ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इस टर्म को हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि यह टर्म लेस देन इक्वल, यानी कि दिस टर्म इक्वल यहाँ पर हम लगा रहे हैं, यानी कि यह इक्वल होगा, यहाँ लेस देन हमने लगा दिया ना। तो अब इसी के बराबर में मॉडुलस एक्स को हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो मॉडुलस एक्स को हम लोग लिख रहे हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर, प्लस का साइन लगा रहे हैं। मॉडुलस वाई को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर। पूरे टर्म को ऐड किया तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, हमने यहाँ पर लिखा दिया 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमने क्या यहाँ अब तक क्या दिखाया, हमने मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई होगा वो हम इक्वल होगा, वह लेस देन इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पर हमने यह टर्म यहाँ पर शो कर दिया है कि जो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई है वह लेस देन कहाँ हमने लगाया था, यहाँ पर, और ये सारे टर्म हम लोग इसके इक्वल में लिखते चले जा रहे हैं। तो लेस देन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब तक हमने यहाँ तक बातें यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। अब यहाँ पर आप क्या देखिए, यहाँ पर आप ये देखिए कि एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आप अगर बात करें तो एक्स माइनस जीरो अगर करते तो वह तो हमने यहाँ पर लेब्डा लेट किया हुआ, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास, यानी कि यह टर्म हमारे पास आ रहा होगा 2 अंडर रूट लेब्डा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास 2 डेल्टा स्क्वायर आ रहा होगा। तो डेल्टा स्क्वायर यानी कि इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 डेल्टा। ठीक है, अंडर रूट 2 डेल्टा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि यहाँ अंडर रूट, यानी कि यहाँ पर क्या है, x प्लस जो y है वह लेस देन इक्वल हो गया यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 डेल्टा। तो हम लोग चूज कर लेंगे डेल्टा इक्वल 1 बाई एप्सिलॉन बाई 2 अंडर रूट 2। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा x प्लस वाई ये लेस देन, या फिर डायरेक्टली आप सिर्फ लेस देन लगाइए एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं भी समझ में आई होंगी तो 2-4 बार आपको प्रैक्टिस करना है। मेथड आपने समझ लिया, हर क्वेश्चन को इसी प्रकार से करना है। अगर नहीं फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो शुक्र मनाइए, ये क्वेश्चन में आता नहीं है, आपके एग्जामिनेशन में आता नहीं है। आता जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, यानी कि पार्ट 2 होगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। डिफरेंट पाथ के लॉन्ग लिमिट आपको निकालना होगा, तो वो चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में आती हैं और वाकई में वो चीज़ें काफ़ी आसान सी है। तो उस टर्म पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपने यहाँ तक वीडियो को बनाए रखा, धन्यवाद।